स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत मेहनत से हम लोग आखिर तक कंप्लीट कर ले अपना मिडिवल इंडिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया से। पिछले क्लास में हम देखे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच हो, फ्रांस हो, या फिर इंग्लैंड हो, जितने सारे लोग आए वो लोग किस तरह से, मीन्स ब्रिटेन जो ब्रिटिश जो भी जितने सारे आए किस प्रकार से वो लोग आए। ठीक है, तो पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच ये सब का, डेन्स यानी डेनिस, ये सब का जो रूल है वो उतना खास नहीं था उस टाइम पे। एक्चुअल में जो एक्सपेंशन हुआ था वो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पावर था। तो मॉडर्न इंडिया में क्योंकि एक अगर देखेंगे तो इंडिया को सेव करने में, इंडिया का पॉलिटिकल अफेयर्स में, एक तो वहां पे फेमस रूल था आपका पोर्तुगीज का। ठीक है, देन सेकंड में आते हैं ब्रिटिशर्स। बट सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा था? ब्रिटिशर्स का पड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ब्रिटेन का, इसी से सबसे ज्यादा हमको दिक्कत हुआ था। और इसीलिए हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ओनली अबाउट द ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर, पंजाब एसेट्रा। शुरुआत करते हैं दोस्तों बंगाल से। तो बंगाल कौन सा था? ईस्ट बंगाल था या वेस्ट बंगाल था? ये हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। उस टाइम के दौरान बंगाल बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। ठीक है, बंगाल आपका जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है दोस्तों आपका इस पार्ट का, कहीं ना कहीं इस तरह का रीजन रहता है अपना। एंड ये आपका वाटर है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है रीजन में। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया रहता था ये पूरा बंगाल हुआ करता था। वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, सारा बंगाल मिलकर के बहुत बड़ा हुआ करता था एरिया। एंड देन तब का टाइम में झारखंड और बिहार एक ही पोर्शन में आता था, वो था बिहार में। ठीक है, उड़ीसा भी बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन्स हैं ये सारा ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में फेमस थे। बंगाल के उस टाइम के रूलर थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अपना मुगल एम्पायर, दिल्ली में जो मुगल एम्पायर बैठता था वहां के रूलर थे फारूक सियार। तो फारूक सियार क्योंकि दिल्ली में बैठते थे, अब पूरा बंगाल आकर के, पूरा ईस्ट में आकर के उनका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही इसीलिए वो अपने अंडर में रखे हुए थे मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, उनको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, और उनको बाद में उड़ीसा का भी गवर्नर बनाया गया 1719 में। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अपना कैपिटल से ट्रांसफर करके, बंगाल का कैपिटल को ढाका से उन्होंने मुर्शिदाबाद को ट्रांसफर किया हुआ था। ठीक है, तो ढाका जो आज का दिन में जिसको ढाका कहते हैं हम लोग, DHAKA, तो वही आज का दिन में ढाका जो है वो ढाका कहा जा रहा था, एंड मुर्शिदाबाद। तो ये कौन ट्रांसफर किए थे? मुर्शिद कुली खान। बट फिर उनका डेथ हो जाता है और उनके उनके सन इन लॉ, ठीक है, उनके सन इन लॉ बन जाते हैं जो रहते हैं सुजाउद्दीन, वो सीट अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनको कौन सा एरिया दिया जाता है? गवर्नर से वो बिहार भी उनको मिल जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे मुगल एम्पायर में बैठते हैं मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट उनके मुर्शिद कुली खान के दामाद बन गए और दामाद बैठ गए अभी। ठीक है, तो वो तब अब कौन सा रूल हो गया दोस्तों? अब वो एरिया हो गया था आपका बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, तीन रीजन्स का रूल हो गया था। नेक्स्ट उनके डेथ के बाद उनके बेटे सुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान आते हैं। सरफराज खान एंड वाज मर्डर्ड बाय अलीवर्दी खान, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार जो थे, गवर्नर रहता है उनके अंडर डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं, तो एक स्टेट को अकेले नहीं गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक को, तो उसको उनका डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी खान, उसका गवर्नर जो थे यानी सरफराज खान को मार देते हैं। ठीक है, और मार करके खुद वो फिर गद्दी में बैठ जाते हैं। अब अलीवर्दी खान जो कि डिप्टी गवर्नर से हुए थे, डिप्टी गवर्नर से वो बन गए थे अब नवाब या फिर रूलर, जिसको कह सकते हैं कौन सा एरिया का? बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार का। ठीक है, फाइनली ये फरमान इनको मिलता है मुगल एम्पायर से, मोहम्मद शाह रंगीला से, और लीगलाइज्ड यूजरपेशन बाय रिसीविंग अ फरमान। ठीक है, तो अपना जो वो कब्जा कर लिए हैं उसको वो लीगलाइज कर दिए एक फरमान से। क्या करते हैं यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे बैठे हुए हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका बंगाल है, बंगाल में कौन है? अलीवर्दी खान। बंगाल से अलीवर्दी खान कहते हैं और हुजूर हमको थोड़ा हम आपको 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, मेरा सीट थोड़ा सा पक्का कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिश्वत दे करके अपना सीट को ये लीगलाइज कर लेते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं ठीक है 2 करोड़ रुपया तुम दे दो, मैं देखता हूँ, एंड ये फिर फरमान भेज देते हैं।
ठीक है। फाइनली फरमान पाने के बाद मोहम्मद अलीवर्दी खान लीगलाइज रूलर हो जाता है, वो लीगल केस हो जाता है। और वो अपना बहुत तगड़ा कोशिश करते हैं कि अंग्रेज और फ्रेंच यहाँ पे आकर के अपना फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई ना करे, कलकत्ता और चंद्रनगौर। ठीक है, तो ये एरिया में वो ब्रिटिशर्स का प्रभाव कम करना चाहते थे, स्पेशली इंग्लिश का और फ्रेंच का। तो ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, अपना फैक्ट्रीज है जहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं उसको चारों ओर से घेरते थे अपना सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, जो भी था। ठीक है, तो ये कहते थे कि नहीं, अब तुम मेरा रूल के अंदर हो, तुम लोग मेरे जगह, तुम लोग मेरे स्टेट के अंदर हो, मैं तुमको नहीं करने दूंगा। वो नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, अलीवर्दी खान के डेथ के बाद आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है दोस्तों? उनकी ग्रैंड सन, ठीक है, उनके पोता सिराजुद्दौला बैठते हैं गद्दी में। ज्यादा दिन तक नहीं बैठते, आप देख सकते हैं 1 साल तक ही बैठते हैं। सिराजुद्दौला इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार पर अपना कब्जा बनाते हैं। ठीक है, फाइनली फोर्ट विलियम को उनको सरेंडर करना पड़ता है। रॉबर्ट क्लाइव उनको फोर्ट विलियम्स देता है, सिराजुद्दौला उनसे ले लेते हैं, बट फिर बाद में वो रिकवर कर लेते हैं उससे कलकत्ता। ठीक है, अब 2 जनवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर एक साइन होता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसमें सिराजुद्दौला अपनी बहुत सारी डिमांड्स को वो खो बैठते हैं। मीन्स उनको मजबूर किया जाता है कि तुमको मानना ही पड़ेगा। वो ब्रिटिश से हार जाते हैं। ब्रिटिश फिर चंद्रनगर उनसे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रनगर उस टाइम में फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करता, वहां पे फ्रेंच रहते थे। फिर फाइनली क्या होता है दोस्तों, उनका एक फाइट होता है। फाइट क्यों? जिसमें सिराजुद्दौला को पूरा हरा दिया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757। एक्चुअल में क्या था इसमें, आपका जो नवाब है बंगाल का, वो क्यों हार जाता है? पहला तो है मीर जाफर जो रहता है। ठीक है, मीर जाफर, मीर बख्शी मीन्स एक सिक्योरिटी टाइप का वो रहता है, हमें हेड सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आप कह सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी जो थे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं। ये किनके साथ मिलते हैं? ये चले जाते हैं ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश से ये मिल जाते हैं कि देखो भाई, और यहाँ से बंगाल से मुगल का नवाब तुम लोग हटाओ, जो भी है मैं बैठूंगा। और ये तो लड़ाई करने आते हैं, ठीक है, किंग उधर से लड़ाई करने आता है। अब इनका जो हेड चीफ है वो पूरा मिला हुआ है, तो इनके तरफ से एक्चुअल में लड़ाई होता ही नहीं है। जो जिनके ऊपर आपका मुगल पूरा डिपेंडेंट है, जिनके ऊपर आपका नवाब डिपेंडेंट है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये लड़ाई हार जाते हैं। हारने के बाद फिर से मीर जफर जीत जाते हैं। मीर जफर अपने मन में खुशी मना ही लेते हैं कि ठीक है, अब तो मैं तो हरा दिया, मैं तो लड़ा नहीं, मुझे गद्दी मिल जाएगा। उनको फाइनली गद्दी मिल जाता है। गद्दी मिलने के बाद फिर वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा उनका भी होता है। किससे लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों? मुगल से, सॉरी ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर से वो कहते हैं कि तुम लोग को मैं दे दिया हूँ जगह फ्री ट्रेड के लिए, बट तुम लोग उसमें भी मनमर्जी तुम लोग कर रहे हो। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ट्रेड में मीर जाफर मदद करते हैं ब्रिटिशर्स का, बट ब्रिटिशर्स पर मनमर्जी ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब मीर जाफर जाते हैं किसके पास? डच के पास। ठीक है, ये चलते हैं डच के पास, और डच के पास जा करके ये ट्राई करते हैं कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से, सॉरी ये जाता है आपका फ्रेंच के पास, और किस तरह से, तो जब पता चलता है कि अंग्रेज को पता चलता है कि मीर जाफर लड़ाई करना चाह रहे हैं, वो देखते हैं कि ये अलग जा करके बाहर अलग कंट्री से अपना ओपोनेंट से, क्योंकि है तो सारे ओपोनेंट, चाहे वो फ्रेंच हो, पोर्तुगीज हो, सारे तो आपका ब्रिटिशर्स का एनिमी ही है सारे, क्योंकि यूरोपियन से आए हैं, सबको ही तो जगह चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए सब दुश्मन है। मीर जाफर चलते हैं फ्रेंच के पास। ठीक है, ये फ्रेंच के पास चलते हैं। फ्रेंच के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे से हाथ जोड़ लो, मेरे से हाथ मिला लो, और हम लोग जाके ब्रिटिशर्स को हराएंगे। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिशर्स को पता चलता है, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ये चीज का पता चलता है, वो उनको हटा देते हैं, और हटा करके उनके दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठाते हैं। मीर कासिम बहुत सारा जगह ये खुशी में दे देते हैं, बुर्दवान, मिदनापुर, चित्तागोंग की, ठीक है तुम ले जाओ ब्रिटिशर्स, तुम मेरे को गद्दी में बैठा दिया है तुम लोग, तो और फिर वो कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर तक ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, अब मीर कासिम, ब्रिटिशर्स को फ्री ड्यूटी पासेस दिए गए हैं, तो वो रास्ता से वो काम में जाने के लिए उनको कोई पैसा, टैक्स, ये सब चीज का कलेक्शन नहीं हुआ करता था, बट ब्रिटिशर्स उस चीज का भी मिसयूज करने लगे। ठीक है, तो यही देख करके मीर कासिम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि मैं किस तरह से डच के साथ मिल जाऊं। तो मीर कासिम एक तरफ है एंड डच भी एक तरफ है, और उसके ओपोनेंट में है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ओपोनेंट में है। ठीक है, तब होता है अब लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर में
बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, सजाउद्दौला और शाह आलम टू सारे चलते हैं मिलजुल के एक साथ और मुनरो में वो चलते हैं लड़ाई करने के लिए, बट वो फिर से हार जाते हैं। मीर जाफर को फिर से गद्दी में बैठा दिया जाता है। कहते हैं कि ठीक है, अब मीर कासिम भी ऐसा करेगा तो मीर जाफर को ही फाइनली बैठा देता है। तो एक बाई एक धीरे धीरे वो हटा करके, इसको हटा करके फिर उसको बैठाना, फिर उसको हटा करके फिर उसको बैठाना, ठीक है। देन मीर कासिम के बाद मीर जाफर आता है, मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला आते हैं, देन सैफुद्दौला आते हैं एंड देन मुबारकुद्दौला आते हैं, ठीक है। एंड मीर जाफर के मौत के बाद उनका बेटा नजमुद्दौला को सीट में बैठाते हैं। तो तब बहुत सारे ट्रीटी आपका फाइनल होते हैं। फाइनली रॉबर्ट क्लाइव 2 सेपरेट ट्रीटी बनाते हैं इलाहाबाद में, ठीक है, 2 सेपरेट ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम टू के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। तो शाह आलम टू जो कि आपका मुगल एम्परर है, ठीक है, उस टाइम में मुगल एम्परर, एंड शुजाउद्दौला जो आपका बंगाल वाले हैं, ठीक है, ये बंगाल को गवर्न कर रहे हैं और ये आपका मुगल एम्पायर में है। तो ये 2 ट्रीटी बना रहे हैं इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का ट्रीटी के हिसाब से बंगाल का जो एरिया है उसके ऊपर पूरा राइट्स ये लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो एरिया है बंगाल का, वो बंगाल का सारा रीजन पर ब्रिटिश का अधिकार रहेगा, ब्रिटिश उसमें फ्री ट्रेड करेगा, ठीक है। तो फ्री ट्रेडिंग का राइट्स वो लेना चाहते थे कि कोई टैक्स हम लोग नहीं देंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला रीजन का, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रहता है। नेक्स्ट 1765 से 1772 को देखें तो उस टाइम पे डुअल गवर्नमेंट होती है बंगाल पे। डुअल गवर्नमेंट मींस एक तरफ से कंपनी एक्वायर कर लेती है कौन कौन सा चीज, दीवानी और निजामत, राइट्स फ्रॉम नजमुद्दौला। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या है कि एक तरफ से उसका छोटा वाला जो गवर्नमेंट है वो भी देख रहा है, एक तरफ से ऊपर वाला गवर्नमेंट भी देख रहा है, अब दोनों गवर्नमेंट उसी को देख रहे हैं। तो एक ही स्टेट में उसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स की इनएफिशिएंसी होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये अपना स्टेट है, छोटा सा स्टेट एक है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कोई भी स्टेट अपना इंडिया का, और ये अपना कंट्री है, देश है ये अपना, एंड ये छोटा सा अपना स्टेट है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि मैं भी चलाऊंगा इसको, कंट्री बोले कि मैं भी इसको चलाऊंगा, तो ये डुअल गवर्नमेंट हो जाता है और इससे कंफ्यूजन होगा। या तो स्टेट कंट्री, लोग किसका बात मानेंगे, कंट्री का या फिर स्टेट का, वो दोनों बंद जाएंगे इसमें। तो डुअल गवर्नमेंट हो जाता है उसमें बंगाल पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एस्टैब्लिश होता है। ब्रिटिशर्स भी अपना थोड़ा थोड़ा राज निकाल लेते हैं कि हाँ हम लोग भी चलाएंगे। कंपनी डिड नॉट टेक ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, दीवानी राइट मीन्स टैक्सेशन का राइट रहता है, एंड निजामत राइट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है। कोई जगह को अगर चलाना है हमको तो उसके लिए निजाम बनाए जाते हैं। निजाम मीन्स जो वो जगह को अच्छे से चला पाएगा, गवर्नर टाइप का, ठीक है। एंड दीवानी राइट मीन्स उस जगह का टैक्स कलेक्शन जितना होगा वो ये कलेक्ट करेंगे। तो कंपनी को दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों मिलने के बाद ये खुश हो जाते हैं पूरा। बट मगर उस टाइम पे भी अगर देखें तो कंपनी को कोई खुशी नहीं थी कि मीन्स वो नहीं चाहते थे कि हम लोग डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लें। वो चाहते थे कि मेरा जो ट्रेड है हम अपना बिजनेस को सुखी संपन्न कराएं, भले ही ये लोगों का आदमी भाड़ में जाए, हमको रूल नहीं करना है, ठीक है। बट क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशंस हुए, बहुत सारे ऐसे इस तरह प्रकार के लड़ाई हुए, युद्ध हुए, जिनके कारण ब्रिटिश को ये टेक ओवर लेना पड़ता है, ठीक है। तो लोग हैं जनरली तो वो तो मानेंगे नहीं कि वो अपना घर तो नहीं देंगे, बोलेंगे ठीक है तुम मेरे घर में रुक जाओ और यहाँ का जितना टैक्स लेना है लेते रहो, मैं तुम लोग को देते रहूंगा, नहीं मानेगा कोई ऐसा, ठीक है। देन वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, एंड करते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को 1772 में, ठीक है। तो यही था, इसी प्रकार किस तरह से अपना कब्जा हो गया था। जहां से आपका कहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों, स्टार्ट होता है अपना मुर्शिद कुली खान से। मुर्शिद कुली खान से अगर वो देखें तो वो अपना कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, एंड वो बंगाल से वो उड़ीसा को भी गवर्नर से बढ़ाते हैं। देन आते हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के टाइम में बिहार भी उनका कैप्चर में आ जाता है। देन सरफराज सिंह आते हैं, बट सरफराज सिंह को ज्यादा दिन नहीं रहने देते हैं। अलीवर्दी खान जो उस जगह के डिप्यूटी गवर्नर रहते हैं उसको उठा के फेंक देते हैं। अलीवर्दी खान फाइनली आते हैं और कहते हैं कि मुझे लीगल बना दो भाई गवर्नर, तो 2 करोड़ रुपया मैं तुमको देता हूँ। ये मुगल को 2 करोड़ रुपया देते हैं एंड मोहम्मद सैन को लीगल गवर्नर बना देते हैं। और ये ट्राई भी करते हैं किस तरह से हम लोग छीन करके रख लें, इंग्लिश और फ्रेंच को कंट्रोल में रखें। देन आते हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ट्राई करते हैं बहुत, बट फाइनली ये हार जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से हार जाते हैं। हारने के बाद इनको ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करना पड़ता है और चंद्रानगौर जो एरिया था, जो फ्रेंच सेटलमेंट था, वो ब्रिटेन को देना पड़ता है।
देन फाइनली बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें आपका नवाब कौन कौन फाइट करते हैं दोस्तों, नवाब एंड फ्रेंच मिल जाते हैं, एक साथ फाइट करते हैं। बट नवाब और फ्रेंच मिलने से क्या ही था, उनका जो मेन आर्मी था मीर जाफर जो चीफ हुआ करते थे आर्मी का जो चीफ थे, यही थोड़ा सा अंदर अंदर षड्यंत्र कर दिए कि ठीक है राजा इधर रहेगा और ये तुम लोग सेना रहोगे, बट राजा को सब मारता रहेगा, सेना अपने अपने बस अपने ही अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाते रहना, एक्टिंग करते रहना, तब राजा को मार देगा, उसके बाद हम सीट में बैठ जाएंगे। तो मीर जाफर ज्वाइन कर लेते हैं इंग्लिश की तरफ से एंड देन लड़ाई होता है। मीर जाफर को सीट मिल तो जाता है राजा का, वो गद्दी संभालते हैं, बट उनको भी गुस्सा आता है कि इंग्लिश वाला थोड़ा ज्यादा ही डिमांड कर रहा है, तो वो फिर से थोड़ा सा लड़ाई करते हैं। थोड़ा सा मन में सोचते रहते हैं कि नहीं इनके अगेंस्ट में लड़ाई कुछ करना पड़ेगा। देन आते हैं अपना मीर कासिम, ठीक है, अंग्रेज वाला कहते हैं कि मीर जाफर से होगा नहीं, ये तो षड्यंत्र रच रहा है, मीर कासिम को बैठाते हैं। मीर कासिम बैठता है, बट मीर कासिम को वही गुस्सा लगता है, वो भी ट्राई करते हैं। फिर मीर कासिम चलते हैं दिल्ली में शाह आलम से अपना दोस्ती बनवाते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी अब तो आप ही कुछ बता सकते हैं, बंगाल का भी हालत खराब है, अब आप मिल जाइए। सुजाउद्दौला भी मिल जाते हैं उनके साथ एंड देन ये सारे मिल करके वो ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश को डिफेंड करें, ठीक है। डच को भी वहां पे मिला लेते हैं अपने साथ। देन फाइनली ये हेक्टर मुनरो वहां पे रहते हैं, हेक्टर मुनरो, बट इंग्लिश का पावर बहुत ज्यादा रहता है, वो ये लोगों को हरा देते हैं, ठीक है। देन मीर जाफर को फिर से बैठा जाता है, कहता है कि मीर जाफर तो सोच रहा था युद्ध के लिए, बट मीर कासिम तो युद्ध कर ही दिया हम लोग के साथ, वो तो हम लोग को धोखा दे दिया, अब ठीक है मीर जाफर को बैठा देते हैं। तो ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे कि मीर कासिम के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम, एक्चुअली वो रूल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तब तक उनको पता था कि यहाँ के जो लोग हैं, लोग तभी मानेंगे जब ऊपर वाला जो पावर है वो कुछ बोलेगा, क्योंकि मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा नाम था। अब मुगल एम्पायर से कुछ नोटिस आता है तो ये सब कोई मानता था, ठीक है, ये सब कोई मानते थे, इसीलिए वो रूल नहीं करना चाहते। अब हो सकता है ब्रिटिश कुछ कह दे, अब ये लोग नहीं माने तो फिर वो लोगों के लिए बेइज्जती था, ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट है डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, वहां पे एस्टैब्लिश होते हैं, जिसको वारन हेस्टिंग्स खत्म करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग देखेंगे मैसूर का एंड द एक्शन ऑफ हैदर अली, ठीक है। चलिए रिवाइज करिए, अच्छा से पढ़िए, थैंक यू।